Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie called Captain America Brave New World जो कि आई है लेटेस्ट 2025 में। अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया और खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस मूवी की शुरुआत से पहले। तो ये है MCU का एक पार्ट, MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसकी मैंने अभी तक 1 से लेकर के 34 मूवीज बहुत ही बढ़िया 1080p क्लिप्स के साथ में ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है। ये इसका 35th पार्ट है, मतलब कह सकते हैं कि अभी तक की वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है ये मूवीज को लेकर के। और आज जो है हम इसका 35वां पार्ट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अगर आपने इसके पहले पुराने वाले MCU के पार्ट्स नहीं देखे तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसी मर्जी जब मर्जी चाहे तब उस मूवी की प्लेलिस्ट को खोल करके सारे पार्ट्स चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें थेडियस रोज दिखाई पड़ते हैं, जो कि पहले एक जनरल थे और अब उन्हें प्रेसिडेंटशिप मिल चुकी होती है, मतलब कि वो देश के राष्ट्रपति बन चुके होते हैं और सभी के सामने ये भाषण दे रहे थे कि अब जो हमारा देश है और भी ज्यादा उन्नति तरक्की वगैरह करेगा। तो एवरीवन इज लाइक उन्हें चीयर अप कर रहे थे और यही सारी चीजें टीवी पर दूर बैठकर सैम विल्सन यानी कि कैप्टन अमेरिका भी देख रहा होता है। जिसके बाद सीन यहाँ से 5 महीने आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर जगह दिखाई जाती है मैक्सिको। अब बेसिकली हुआ यह था कि यूएस और जापान के बीच में एक एडमेंटियम नाम के एल्यूमिनियम मेटल को लेकर के एक ट्रीटी होने वाली थी, मगर कुछ गुंडों ने उस एडमेंटियम को चलाने की कोशिश करी। तो यहाँ सैम विल्सन अकेला उतर के उन घुसपैठियों से उस एडमेंटियम को वापस लाने के लिए इन सब में भिड़ जाता है। एंड लिटरली द फाइट वाज एपिक। इस फाइट में एक बहुत ही खास बात ये थी कि इस बार सैम विल्सन के पास में जो उसके फैल्कन, मतलब कि वो चील वाले पंख तो थे ही, वाइब्रेनियम वाली शील्ड भी थी, मगर इस बार वकांडा ने उसे जो सूट दिया था उसके सूट में, मतलब कि उसके पंखों में भी वाइब्रेनियम शील्ड थी, जिससे वो गोलियों से बच भी सकता था और सामने एक सोनिक ब्लास्ट भी कर सकता था। अब इस पूरे मिशन को वो अकेला हैंडल नहीं कर रहा था, दूर से टॉरस भी उसकी इस काम में मदद कर रहा था। इनफैक्ट कैप्टन अमेरिका के पास में एक रेड विंग नाम का एक छोटा सा ड्रोन भी था, जो कि अंदर जाकर के उस प्लेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, अंदर के स्कैन्स वगैरह ला करके दे देता है, जिससे कि सैम को पता चलता है कि अंदर कुछ लोग जो कि अभी भी साइड विंडर के कब्जे में है। तो यहाँ पर अगेन काफी अच्छी खासी फाइट होती है। अब यहाँ पर साइड विंडर क्या करता है कि अपने कुछ लोगों को बाइक पर बैठवा करके एडमेंटियम के साथ में भेज देता है और अकेला यहाँ पर सैम विल्सन के साथ फाइट करने लगता है। तो सैम विल्सन अब अपने टॉरस को, मतलब कि जो उसका फ्रेंड होता है, उसे कह देता है कि ठीक है, जो लोग भाग चुके हैं एडमेंटियम के साथ में तुम उसे पकड़ो, यहाँ पर इस साइड विंडर को मैं संभालता हूँ। इसी बीच साइड विंडर के पास में एक ऐसा तगड़ा शख्स भी था जिसकी सैम विल्सन के साथ में अच्छी फाइट होती है। खैर ये लोग बकवास ज्यादा कर रहे थे। अब बीच में मुझे कहीं ऐसा लगा कि इन दोनों ने सुपर सोल्जर सीरम ले लिया है, मगर लिया नहीं था, नॉर्मली एकदम ह्यूमन फाइट ही थी। खैर अब कहानी का हीरो है अपना सैम विल्सन, तो वो जीतेगा ही। तो कुल मिलाकर के ये फाइट पूरी खत्म हो जाती है और थेडियस थंडरबोल्ट रूस के पास में खबर पहुंचती है कि हमारे एक्स एवेंजर या फिर कहें कि कैप्टन अमेरिका ने इस पूरी फाइट के अंदर अच्छा स्टैंड लिया और एडमेंटियम को हमारे देश के लिए हासिल कर लिया। जिसके बाद हम सैम और टॉरस को देख पाते हैं जो कि आपस में बातचीत करते हैं। टॉरस कहता है कि यार तुम मुझे अपनी एरियल किक कब सिखाओगे, क्योंकि वो किक जो होती है बहुत फाइन एडिशन थी इस फाइटिंग में। जिस पर सैम कहता है कि ठीक है, सिखाने के लिए तो भी बहुत कुछ है, एक ऐसे शख्स से तुम्हें मिलवाता हूँ जो कि तुम्हें लड़ाई के सारे पैतरे सिखा देगा। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं आइजिया ब्रैडली को। ये आइजिया ब्रैडली वो शख्स हैं जिन्हें कि मैंने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करवाया था। तो ये फर्स्ट एवेंजर यानी कि जो अपने स्टीव रॉजर्स थे, जिस सुपर सोल्जर सीरम से उन्हें बनाया गया था, उसी सुपर सोल्जर सीरम का सेकंड पर्सन ये आइजिया ब्रैडली पर इस्तेमाल हुआ था। तो इसी वजह से इनके अंदर भी एकदम मस्त सुपर तगड़ी स्ट्रेंथ होती है, एक घूसे में पूरे के पूरे बैग को पटक देने की ताकत रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, टॉरस को यहाँ पर लड़ाई करना सिखाने लगते हैं। अब इसी फाइटिंग के साथ साथ हमें उनका एक पास्ट भी बताया जाता है कि 30 सालों तक यूएस गवर्नमेंट ने उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। कुल मिलाकर उन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, बहुत ज्यादा उन्हें टेंशंस दी गई, बंद रखा गया। और यहाँ पर कहा जाए कि काले गोरे का फर्क भी था, दैट इज वाई आइजिया को बहुत ज्यादा परेशान किया गया। इसीलिए आइजिया को नए बने जो अपने थेडियस रोज हैं उसका प्रेसिडेंट बनना पसंद नहीं आया। लेकिन अब हालांकि इन्होंने एक बढ़िया काम किया था, यानी कि सैम विल्सन और टॉरस ने मिलकर के, तो इस बार प्रेसिडेंट की एक पार्टी रखी जाती है जहाँ पर देश और दुनिया के अलग अलग लोग मौजूद थे। अच्छा हाँ, इंडिया से मोदी जी भी आए थे। तो इस पार्टी में सैम को भी इन्विटेशन भेजा जाता है। तो सैम कहता है कि आइजिया सर, मैं इस बार अकेला नहीं जाऊंगा, आपको भी मेरे साथ चलना होगा, तो बढ़िया से सूट का इंतजाम कर लीजिए। अब यहाँ अगले दिन मस्त सूट वूट पहनकर ये तीनों पहुंच जाते हैं एक लंबी लिमोजिन के अंदर, बढ़िया पार्टी करते हुए सीधा व्हाइट हाउस में। अब ये एक बहुत ही बढ़िया जगह थी, यहाँ पर आना एक बहुत ऑनर की बात थी। तो टॉरस क्या करता है, इनके साथ में एक सेल्फी वगैरह लेने लगता है। आइजिया कहते हैं कि यार मुझे भी सिखाओ ये कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। अब यहीं पर होने लग जाती है गड़बड़। गड़बड़ क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मीनवाइल प्रेसिडेंट बुलाते हैं सैम विल्सन को अकेली बातचीत करने के लिए, जिनमें उनका कहना था कि जिस तरीके से आज दूसरे देशों ने या फिर कहीं की दूसरे ग्रुप ने हमसे, हमारे देश से कुछ इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीजें चुराने की कोशिश करी आगे फ्यूचर में वो फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम एवेंजर्स को अगेन असेंबल कर लो। अब अगर आपको याद होगा इस पूरी फ्रेंचाइजी यानी कि MCU के 11th पार्ट में जो मूवी आई थी यानी कि एवेंजर्स द एज ऑफ अल्ट्रॉन, उसमें थेडियस रोज ने ही एवेंजर्स को डीअसेंबल करवा दिया गया था और आज वो खुद सैम को कहते हैं कि असेंबल फिर से करवा लो, जिस पर सैम कहता है कि ठीक है सर, मैं आपको सोच करके बताऊंगा। जिसके बाद सभी बाहर आ जाते हैं, पार्टी वगैरह एंजॉय करने लगते हैं। इस पार्टी के खत्म हो जाने के बाद में प्रेसिडेंट एक बहुत ही बढ़िया स्पीच देने के लिए सभी लोगों को बिठा देते हैं, जहां पर देशों दुनियाओं के अलग अलग प्रेसिडेंट मौजूद थे, फ्रांस के, जापान के, इंडिया के। तो इंडिया से अपने मोदी जी थे यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट थेडियस रोज का बताना था कि MCU की 25th मूवी यानी कि इटर्नल्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा सेलेस्टियल था जो कि इस धरती पर आ चुका था, मतलब इंडियन ओशन से निकलने लगा था, मैमथ नाम था उसका। तो उसकी आधी बॉडी पर जब एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हुए तो उसमें से हमें काफी सारा एडवेंटियम नाम का धातु मिला। ये एक ऐसा धातु है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे मजबूत, सबसे शानदार धातु है। एक तरीके से कहा जाए कि वकांडा के वाइब्रेनियम से भी ज्यादा अच्छा मजबूत है एडवेंटियम। तो अब ये क्या इतनी खास चीज है, इतनी पावर्स रखती है अपने अंदर, तो हर कोई देश दुनिया से पाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगेगा। तो कहीं आपस में ही लड़ लड़कर World War 3 ना क्रिएट हो जाए, इसलिए हम सभी आपस में आज समझौता करने के लिए आए हैं कि इसे बराबर बराबर हिस्से में बांटा जाएगा, ताकि फ्यूचर में इस खास मेटल को लेकर के कोई झगड़े ना हो जाए। बट इसी बीच आइजिया ब्रैडली, जो कि कोई अनोखा सा म्यूजिक सुनकर के पागल हो जाता है, सीधा अपनी गन निकाल करके प्रेसिडेंट को शूट करने लगता है। वहां पर भगदड़ मच जाती है, वहां की सिक्योरिटी टीम बीच में आ जाती है। अच्छा हाँ, इस सिक्योरिटी में कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो कि अपने दिमाग का आपा खो बैठे थे और इन सभी पर शूट करने लगते हैं। अब हालांकि गड़बड़ तो यहाँ पर आइजिया ब्रैडली ने कर दी थी, उसे बाकी की सिक्योरिटी टीम शूट करने वाली थी, लेकिन बीच में सैम विल्सन आकर उन्हें रोकता है और पूछता है ये आपने क्या किया, जहाँ पर आइजिया कहता है कि मैं यहाँ तक कैसे आ पहुंचा। तो कुल मिलाकर आइजिया ब्रैडली को उसके किए गए बर्ताव के लिए जेल में ठूस दिया जाता है। अब यहाँ पर सैम विल्सन पहुंचता है सीधा प्रेसिडेंट थेडियस रोज के पास में और कहता है कि मैं जानता हूँ आपने आइजिया ब्रैडली को जेल में तो डलवा दिया है, मगर उन्हें फांसी की सजा होनी नहीं चाहिए, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होगा, मुझे वो ढूंढने दीजिए, असली कातिल है कौन, मैं उसका पता लगा लूंगा। और रही बात एवेंजर असेंबल की, तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। लेकिन तब थेडियस कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने जब मुझ पर इतना बड़ा हमला किया तो मैं तुम पर भी कैसे विश्वास कर सकता हूँ। तो रही बात एवेंजर्स असेंबल की, वो प्लान भी कैंसिल, और रही बात उस ट्रीटी की, तो वो भी कैंसिल। ट्रीटी यानी कि समझौता, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, जापान, पेरिस, इन सब के बीच में जो डील होने वाली थी। अब इस बात को सुनकर के सैम हो जाता है पागल, लेकिन सबसे पहले वो पहुंचता है आइजिया के पास, उनसे पूछता भी है कि आखिर हुआ क्या था, आपने अचानक से प्रेसिडेंट पर गोली क्यों चलाई। आइजिया बताते हैं कि मैं बस पार्टी में था, ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा था, टॉरस और मैंने कुछ सेल्फीज ली, जिसके बाद में मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं सीधा पार्क में अपने आप को पाता हूँ, ये जरूर किसी के माइंड मैनिपुलेशन का काम होगा। अब सैम समझ जाता है कि इस बीच के हादसे में, मतलब कि जो बीच का पूरा टाइम ड्यूरेशन था, अगर उसे ठीक से रिवाइज करूं तो मालूम चल सकता है कि गलती किसकी थी। अब वो पूरे सीसीटीवी फुटेज को निकाल करके चेक करता है तो मालूम चलता है कि जिस वक्त टॉरस ने फोटोज वगैरह ली थी और आइजिया अपने फोन में उसे देख रहे थे तो 5-6 बार उनका फोन ब्लिंक हुआ था। ये किसी टाइप का एक माइंड मैनिपुलेशन था जिसके थ्रू आइजिया को हैक कर लिया गया हो। और अब ये बात वो जैसे आगे बताने के लिए निकलता है कि तभी साइड विंडर आकर उस पर शूट कर देता है। तो खैर इनके बीच में भी अच्छी खासी फाइट आती है, मगर इसको अपन ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि इस फाइट में ना तो कोई बढ़िया सीजीआई, ना ही कोई बढ़िया वीएफएक्स, नो तगड़े ग्राफिक्स, बिल्कुल नॉर्मल फाइट थी। तो इसको अपन साइड करते हैं, सीधा कंक्लूजन पर आते हैं। तो हुआ ये था, सैम पूछता है कि भाई तू काम किसके लिए करता है, जिस पर साइड विंडर बताता है कि मैं काम लीडर के लिए करता हूँ। अब ये लीडर कौन है, इसका पता लगाने के लिए वो सीधा टॉरस के पास पहुंचता है, उसके फोन पर लास्ट आई कॉल को ट्रैक करवाता है। तो इनसे मालूम चलता है कि ये किसी यूएस कैंप फैसिलिटी का एक पॉइंट है, जिसे एक रिमोट एरिया में रखा गया है। मतलब ये एक ऐसी जगह थी जो कि नॉर्मल शहर से काफी ज्यादा दूर थी। अब जहाँ एक तरफ अपने यूएस प्रेसिडेंट थेडियस रोज परेशान थे कि उस दिन जो हमला हो गया, यानी कि जापान, इंडिया, पाकिस्तान, पेरिस, सभी प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद थे और अब कोई भी इस एडमेंटियम वाली ट्रीटी को निभाना नहीं चाहता। तो इसलिए एक बार जापान से जाकर के बातचीत करनी चाहिए, क्या पता वो बाकी देशों को मना ले। इसलिए सर निकले होते हैं अभी जापान के लिए। वहीं सैम विल्सन निकला होता है टॉरस के साथ में उसी सीक्रेट फैसिलिटी में जाने के लिए। अब जैसे वो यहाँ पर पहुंचता है तो इन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी छतरियां लगा रखी है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, कि हो सकता है कि ये कोई ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस होगा, मगर ये जरूर कोई सीक्रेट फैसिलिटी है। अब इसमें घुसने के लिए वो अपने रेड विंग का सहारा लेता है। सबसे पहले वहाँ की जाली वगैरह काट के एंटर होता है और 15 सेकंड में दरवाजे को हैक करके ये दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर आने के बाद में इन्हें एक बहुत ही खुफिया लैब दिखाई पड़ती है, एक ऐसी लैब जहाँ पर किसी ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट्स होते हों। अब दोनों सोल्जर्स को सोचना था कि आखिर प्रेजेंट टाइम में ऐसी लैब का क्या काम जहाँ पर ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हों। वहाँ पर सैम को काफी सारे लोगों का काफी सारा डेटा दिखाई पड़ता है। ये एक ऐसा डेटा था जहाँ पर ह्यूमन माइंड कंट्रोल के ऊपर रिसर्च करी जा रही थी। इसी बीच हमारे थेडियस रोज पहुंचे होते हैं जापानीज प्रेसिडेंट के पास में और कहते हैं कि उस दिन जो हमला हुआ उसमें आपको मरवाने का या नुकसान पहुंचाने
पहुंचाने का किसी का कोई भी मोटिव नहीं था, वो एक गलती से हुआ हादसा था। और रही बात हमारे एडमेंटियम वाले सौदे की, तो उस पर हम अभी भी कायम है, जिस पर जापानीज प्रेसिडेंट का दिमाग घूम जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे ही लोगों ने सबसे पहले उस एडमेंटियम को हमसे चुरवाया होगा, फिर वापस ला करके हमारा दिल जीतने की कोशिश करी होगी, मगर अब हम तुमसे कोई वास्ता नहीं रखते, हम तो हमारी मर्जी चलाएंगे और जितना एडमेंटियम निकालना होगा हम हमारे हिसाब से निकालते रहेंगे। अब इस पर आ जाता है थेडियस को गुस्सा, और वो दिमाग में ठान लेता है कि अब तो बहुत बड़ी जंग होगी, यानी कि अब वो इंडिया पे, पेरिस पे, जापान पे कुल मिला करके न्यूक्लियर वॉर शुरू करवाना चाहता था। इसी बीच उस सीक्रेट फैसिलिटी में इन दोनों की मुलाकात, यानी कि सैम और टॉरस की मुलाकात होती है लीडर से। लीडर कहें या फिर इसको सैमुअल स्ट्रेन कहें, इस पर्सन को हमने इस एमसीयू की सेकंड इंस्टॉलमेंट द इनक्रेडिबल हल्क में देखा था, जिसे कि ब्रूस बैनर मिस्टर ब्लू के नाम से बातचीत कर रहा था और अपने गामा रेडिएशन को कम करवाने की कोशिश कर रहा था, मगर एट द एंड कुछ गामा रेडिएशन और हल्की खून की बूंदे सैम के दिमाग पर गिर गई, मतलब उस चोट पर गिर गई, जिस वजह से लीडर के पास में, यानी कि सैम के पास में एक अनक्रेडिबल सोचने की क्षमता आ गई। मतलब वो आगे फ्यूचर तक को प्रेडिक्ट कर सकता था सोच सोच के कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो कुल मिलाकर के मुद्दा ये था कि अपने थेडियस रोज, जो कि सुपर सोल्जर सिरम और गामा रेडिएशन की मदद से कुछ ऐसे सुपर ह्यूमंस बनाना चाहते थे जो कि जंग में दूसरे देशों की चड्डी वड्डी फाड़ सके, मगर जब उन्हें मालूम चला कि एक हल्क कितनी ज्यादा तबाही मचा सकता है, तो उस मिशन को उन्होंने वहीं पर रोक दिया और इस सैमुअल स्ट्रेन को भी जेल में डालने वाले थे। मगर सैम कहता है कि देखिए सर, मेरे पास दिमाग में सोचने की काफी अच्छी ताकत है, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए फ्यूचर प्रेडिक्ट कर करके आपको नेतागिरी में, यानी कि पॉलिटिक्स में अच्छी ताकत कैसे हासिल करनी है, शिखर तक कैसे पहुंचना है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो इन दोनों के बीच में सौदा हो जाता है, जहां पर सैमुअल इन्हें बताएगा टैक्टिक्स कि आगे फ्यूचर में किस तरीके से कौन से दाव पेच के साथ आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। वहीं पर थेडियस उसे दे देता है एक लैब, जहां पर वो खुद के एक्सपेरिमेंट्स करके इस हल्क वाली पावर को एक लेवल तक कैसे लेकर के आया जाए, ये सब कुछ रिसर्च कर सकता था। मगर जैसा कि थेडियस रोज, जो कि हमेशा से एक चालाक और हरामी इंसान था, उसने इस बार भी सैमुअल को धोखा दिया। काफी साल तक तो उसका इस्तेमाल किया और फिर प्रेसिडेंट बन भी गया, फिर भी सैमुअल को इस लैब से बाहर नहीं निकाला। इसीलिए आया सैमुअल को गुस्सा और उसी ने वो एडमेंटियम सबसे पहले जापान से चुरवाया और फिर उस व्हाइट हाउस वाली पार्टी में लोगों का दिमाग कंट्रोल करवाकर प्रेसिडेंट पर हमला करवाया। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी फाइट आती है इन लोगों के बीच में, तो कैसे तैसे ये लोग वहां से बच करके निकल जाते हैं। इसमें इनकी मदद रूट भी करती है। रूट जो कि प्रेसिडेंट की एक खास बॉडीगार्ड थी। अच्छा, इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल्स देता हूँ मैं आपको। जिस तरीके से हमारी ब्लैक विडो जो कि रेड रूम के अंदर ट्रेंड हुई थी, तो उसी तरीके से रूट भी वहीं पर ट्रेंड होकर के आई है। अब इस रेड रूम की ट्रेनिंग के लिए आपको ब्लैक विडो मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि है एमसीयू की 24th मूवी। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी अगेन, तो कुल मिलाकर के सारे देश अब इस एडमेंटियम को पाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे। एक तरफ जहां यूएस ने अपने फाइटर जेट्स को भेज दिया था इस एडमेंटियम की जंग में आगे बढ़ने के लिए, वहीं पर जापानीज लोगों ने भी अपने फाइटर जेट्स को आगे भेज दिया था इन यूएस की आर्मी वालों पर हमला करवाने के लिए। लेकिन बीच में अपने सैम भाई साहब कूद पड़ते हैं। अब इनके पास जो अच्छे वाले पंख थे, ऊपर से टॉरस भी साथ में था, तो यहाँ पर थोड़े बहुत बढ़िया सीजीआई का इस्तेमाल हुआ है। ये दोनों ही मिलकर के इन सभी फाइटर जेट्स को रुकवाने की कोशिश करते हैं, इनको समझाते हैं कि माइंड को मैनिपुलेट किया गया है, झगड़ा जानबूझकर करवाया जा रहा है इन दोनों देशों के बीच में, प्लीज कोई भी आपस में लड़ो मत। अब हालांकि दो लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी दो लोग बेकाबू होते हैं। तो ये दोनों, यानी कि सैम विल्सन और टॉरस, जिसे कि फैल्कन भी कह सकते हैं, ये मिलकर के उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल जो लीडर है, यानी कि सैमुअल स्ट्रेन, वो अपनी बातों से थेडियस थंडरबोल्ट रोज को कंट्रोल करने लगता है। अब बेसिकली हुआ यह था कि थेडियस रोज को एक बीमारी थी, एक ऐसी जानलेवा बीमारी जिसका पूरी देशों दुनिया में कहीं पर भी कोई इलाज नहीं था। अब सैमुअल ने इलाज तो ढूंढ लिया था और उसे कुछ गोलियां भी देना शुरू कर दी थी, मगर उन गोलियों में उसने धीरे धीरे गामा रेडिएशन को बढ़ाना शुरू कर दिया था। और इसी की वजह से आज अपने थेडियस जो है वो एक रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होने वाले थे। और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उनका प्रेसिडेंट एक बड़े हैवान में बदल जाता है, इसलिए उसकी छवि खराब हो जाती है। इसलिए सैमुअल का ही ये प्लान था कि जिस तरीके से उसने मुझे जेल में इतने सालों तक बंद रखा, खुद प्रेसिडेंट बनने के बावजूद भी मुझे इस जेल से नहीं निकाला, तो अब तो मैं उसकी सच्चाई देशों दुनिया के सामने ला करके रहूंगा। तो अब जहाँ एक तरफ थेडियस रोज अपनी इस परेशानी से जूझ रहे थे, वहीं ये दोनों सोल्जर्स मिलकर के उन फाइटर जेट्स को रोक रहे थे, और यहाँ लीडर अपने काम में लगा हुआ था कि कैसे भी उसे रेड हल्क बना दे। मगर फाइनली थेडियस अपनी बॉडी पर काबू पाते हैं और रेड हल्क बनने से रुक जाते हैं, जिससे कि लीडर को गुस्सा आ जाता है कि यार मेरा ये प्लान इस बार तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो मैं इसको रेड हल्क बनाकर ही छोड़ूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां पर टॉरस बहुत ही खतरनाक तरीके से घायल हो चुका था। अब यहाँ पर एक कैमियो भी है, जो कि है विंटर सोल्जर का। विंटर सोल्जर, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो एमसीयू की 9th मूवी जरूर देखिएगा। इसके अंदर जो लीड प्ले कर रहे हैं वो है बकी बार्न्स, कैप्टन अमेरिका के खास अच्छे दोस्त भी थे ये। तो अपनी सिंपैथी वगैरह देने के लिए आए थे कि अब जो भी हुआ आगे ठीक तरीके से काम करना, और अब वो भी खुद प्रेसिडेंटशिप के लिए अपना नाम आगे डाल रहा होता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता
है प्रेसिडेंट हाउस पर, मतलब कि व्हाइट हाउस पर, जहां पर अब सारा मामला बिल्कुल सही था, मतलब कि अब कोई भी देश किसी के भी खिलाफ नहीं था। इन सभी ने मिलकर के आपस में बातचीत करके पूरे झगड़े को सुलटा दिया था। तो आज एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी जहां पर देशों दुनिया के अलग अलग रिपोर्टर्स मौजूद थे और काफी सारे चेरी ब्लॉसम के पेड़ भी लगे हुए थे। लेकिन इस बीच तक क्या होता है कि यहाँ पर पहुंच चुका होता है लीडर और वो सैम को बताता है कि ये सारी की सारी कारस्तानी मेरी थी और आज तुम हमारे प्रेसिडेंट का एक ऐसा चेहरा देखोगे जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बेसिकली इस सैमुअल के पास में दिमाग को कंट्रोल करने की ऐसी ताकत थी जिससे कि किसी का भी माइंड मैनिपुलेट कर सके। तो उसने क्या है कि थेडियस रोज की गोलियां जो थी उसमें बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर गामा डाल दिया था। और अब जैसे ही प्रेसिडेंट अपने कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं, कुछ लोग रिपोर्टर्स जो होते हैं वो अंडे सवाल पूछ लेते हैं, तो इनका घूम जाता है दिमाग। अब जैसे इनका दिमाग घूमता है तो ये सीधा डायरेक्टली रेड हल्क में शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। पूरी बॉडी एकदम झुलसने लगती है, आंखों के कलर बदलने लगते हैं, बॉडी लाल कलर की हो जाती है, सूट फट जाता है, जलने जैसी भी फीलिंग आती है। तो अब उन्हें रोकने के लिए आता है अपने सैम विल्सन आगे। अब यहाँ पर बढ़िया फाइट हुई है सच्ची, ऐसा इस फाइट को देख करके लग रहा था कि हाँ यार कोई तो मार्वल की मूवी देख रहा हूँ। तो यहाँ पर सैम अपनी पूरी कोशिश करता है अपने सूट से, अपनी पावर से, अपने थ्रस्टर से, अपनी शील्ड से उसे मतलब कि रेड हल्क को रोकने की कोशिश करता है। मगर रेड हल्क है कि भैया ताकत का एकदम सुपर ब्लास्ट आदमी, उसे रोकना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो पूरी बिल्डिंग तबाह कर देता है, सैम के पंख तोड़ देता है, मतलब एक पंख तो तोड़ ही देता है। और लड़ते लड़ाते ये लोग पहुंच जाते हैं एक ऐसे चेरी ब्लॉसम के गार्डन के यहाँ पर, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर था। अब यहाँ पर सैम के पास में और कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो फाइनली सिर्फ अपने एक ही पंख के अंदर जो वाइब्रेनियम शील्ड वाला जो ताकत थी यानी सोनिक बॉम्ब, उसे एक्टिवेट करके रेड हल्क को एक जोरदार मारता है। अब हालांकि यहाँ पर ब्लास्ट तो बहुत बड़ा हुआ था मगर फिर भी रेड हल्क को कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर मैं सोच रहा था कि इसका कचूमर बनेगा, लेकिन सैम बीइंग कैप्टन अमेरिका, जैसे कि स्पीच देना बहुत ज्यादा पसंद था, तो वो यहाँ पर आकर कहता है कि रेड हल्क यानी कि थेडियस रोज, इस बात को आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि सिर्फ एक पंच के अंदर मेरा कचूमर बन सकता है, मगर जरा एक बार अपनी बेटी के बारे में तो सोचिए। जब उसे मालूम चलेगा कि आप अपनी बॉडी पर काबू नहीं रख सकते हैं, देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी देश का नुकसान कर बैठे हैं, तो फिर आपको कैसी फीलिंग आएगी। तो इस बात को समझता भी है, जिसके बाद खुद ही अपने सुपर ह्यूमन से नॉर्मल ह्यूमन वाले फॉर्म में आ जाता है और अब गवर्नमेंट उसे ले जाती है सीधा जेल के अंदर। दूसरी तरफ सैम भागता है आइजिया ब्रैडली को छुड़वाने के लिए, क्योंकि उस पर जो इल्जाम लगा था कि उसने जानबूझकर प्रेसिडेंट पर हमला किया। तो सैम के पास में इस बार सबूत थे कि ये सारा कांड आइजिया ब्रैडली ने नहीं बल्कि सैमुअल स्ट्रेन ने किया था। जिसके बाद हमें डायरेक्टली राफ्ट नाम की एक जेल का सीन दिखाया जाता है। ये जेल का सीन हमने 11th MCU का पार्ट यानी कि एवेंजर्स द एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखी थी। तो यहाँ पर थेडियस भाई साहब को भी बंद कर दिया जाता है और उस सैमुअल को भी बंद कर दिया जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देख पाते हैं कि सैमुअल बताता है कि तुमने मुझे तो कैद कर लिया, मगर अब जो दूसरे खतरे इस दुनिया पर आने वाले हैं उससे अपने आप को कैसे बचाओगे। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस की वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है देन प्लीज टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि पूरी इंडिया में अभी तक इन सारी मूवीज को लेकर के आकर एक बढ़िया प्लेलिस्ट बनाने का जो जिम्मा नागर प्रोडक्शन ने उठाया था वो पिछले 5 साल से कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट भी है। मार्वल की आने वाली हर मूवी का अगर थिएटर में पहले रिलीज हुई है तो थिएटर प्रिंट भी अवेलेबल करते हैं, उसके बाद में अगर अच्छा प्रिंट आ जाता है तो 1080p वाला भी अवेलेबल करते हैं, और किसी को और भी ज्यादा बढ़िया रेजोल्यूशन में फोन में या फिर टीवी में देखने की आदत है तो फिर उन मूवीज को हम 4K में भी लेकर के आते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी, तो प्लीज जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और बेहतरीन मूवी हम जल्दी इस चैनल पर लाते रहेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।